लेट्स एसिमिलेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडिया में डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है साइंस और एंड टेक्नोलॉजी का वो देखेंगे। तो इंडिया में एंशियंट टाइम से स्पिरिचुअलिज्म का डेवलपमेंट तो काफी ज्यादा हुआ है कि यहाँ पर काफी सारे इन्वेडर्स आए, मंगोल्स, तुर्क, ग्रीक्स, और सबने हमारे यहाँ के रिलीजन कई सारे थे, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सबकी काफी तारीफ की है। लेकिन इंडिया का कंट्रीब्यूशन मटेरियल कल्चर में भी है। तो इंडिया में बहुत सारी चीजें शुरू हुई, मतलब यहीं से इनकी शुरुआत हुई, यहीं पहली बार हुआ। जैसे डिस्टिलेशन ऑफ परफ्यूम, मेकिंग ऑफ डाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर, वीविंग ऑफ कॉटन, इवन टेक्निक ऑफ एल्जेब्रा, एल्गोरिदम, जीरो तो यहीं से गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, टेक्निक ऑफ सर्जरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, रिलेटिविटी, परमाणु अणु कहा जाता था, द हर्बल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा, द टेक्निक ऑफ एल्केमी, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल, गेम्स लाइक चेस, और मार्शल आर्ट कराटे यहाँ से गया है और अलग अलग जगह जाकर के इसके नाम अलग अलग हो गए हैं। ये सब कुछ एंशियंट इंडिया में फाउंड हुआ था। मैथमेटिक्स, जिसे गणित कहा जाता है, जिन्होंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी है उन्हें पता होगा कि अरिथमेटिक पाटिन गणित और अंक गणित कहा जाता है, एल्जेब्रा को बीज गणित कहा जाता है, ज्योमेट्री को रेखा गणित कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी को खगोल शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। तो हड़प्पा में देख सकते हैं कि एंशियंट टाइम में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर, जब पहला सिविलाइजेशन कहा जाता है, तो उस टाइम पर लोगों ने कितना मेजरमेंट और ज्योमेट्री का ध्यान रख करके 90 डिग्री पे सारे रोड्स बने हुए हैं। और अब उस टाइम का बना हुआ वाटर बाथ, ग्रेट बाथ कहा जाता है जिसे, वो अब तक पूरी तरीके से एकदम फिक्स्ड कंडीशन पर है। किस मटेरियल का यूज हुआ और कितना उसे एक्यूरेट बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं उस टाइम के लोग कितना सोच पा रहे थे। और वैदिक लिटरेचर में आप फायर अल्ट्रास देखते हैं, ट्रायंगल वगैरह यूज करके इसे बनाया जाता है। देखिए अपस्तंभा, 2nd सेंचुरी बीसी में ये इन्होंने कॉन्सेप्ट को दिया कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, जिसमें एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल का इस्तेमाल होता था, और इसी को हेल्प करके हम फायर अल्ट्रास बनाया करते थे उस टाइम पर। आर्यभट्ट आते हैं 499 एडी में। इन्होंने किताब लिखी है, एक आर्यभट्टिया कहा जाता है, और इस किताब में 4 सेक्शन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो हुए हैं उनके बारे में देखेंगे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मेथड ऑफ डिनोटिंग, 4 सेक्शन थे। पहला सेक्शन जो था वो डील करता था कि डेसिमल नंबर्स को अल्फाबेटिकल कैसे डिनोट करना है हमें। दूसरा था नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और बीजगणित से डील करता था। और तीसरा और चौथा जो सेक्शन है, दोनों एस्ट्रोनॉमी से डील करते थे, खगोल शास्त्र कहते हैं हम इसे। खगोल का जो है वो काफी ज्यादा, मतलब फेमस लेबोरेटरी हुआ करती थी नालंदा यूनिवर्सिटी में, जहां पर आर्यभट्ट ने पढ़ाई भी करी है। और इन्होंने ये बताया 499 एडी में कि अर्थ राउंड है और रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। और इन्होंने एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला बताया, और इन्होंने एल्जेब्रा को डिस्कवर किया। पाई की वैल्यू इन्होंने दी थी, जो कि बहुत ज्यादा क्लोज है आज की पाई की जो वैल्यू है, और ग्रीक्स ने भी दी थी, लेकिन आर्यभट्ट ने जो वैल्यू दी थी वो ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब एज कंपेयर टू ग्रीक्स। एम क्या है कि एस्ट्रोनॉमी को इतना ज्यादा ध्यान क्यों दिया गया है, तो 3-4 सेक्शन दोनों डिवोट कर दिए एस्ट्रोनॉमी को। तो पहला है कि कैलेंडर काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, तो कैलेंडर की एक्यूरेसी, और हॉरोस्कोप, आपको क्या बोलते हैं, कुंडली वगैरह दिखानी है, तो मतलब वो उस टाइम पर काफी पॉपुलर हुआ करता, तो हॉरोस्कोप और कैलेंडर के लिए। दूसरा है क्लाइमेट और रेनफॉल पैटर्न को जानने के लिए, कब वर्षा हो रही है, ताकि फसल में कब क्या डालना है और कब उसे बचाना है, कब क्या करना है, तो उसके लिए आसानी हो सके। और नेविगेशन होता था, ट्रेडिंग हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से करते आ रहे हैं, और हम नेविगेट करते थे। डॉकयार्ड का एविडेंस भी मिला है
इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो नेविगेशन हम तब से करते आ रहे हैं, तो अगर नेविगेशन करना है तो आपको टाइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तो इसलिए एस्ट्रोनॉमी पढ़ी जाती थी। और स्टार्स, क्योंकि डेजर्ट एरिया में दिन में सफर करना मुश्किल होता है, तो रात में सफर करने के लिए आपको तारों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो डेजर्ट को क्रॉस करने के लिए स्टार्स का नॉलेज होना जरूरी है। ज्योतिष, ज्योतिष में क्या है, आपको ट्रू पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में पता चलेगा, सन और मून का मूवमेंट किस तरीके से होता है ये पता चलेगा, और इक्लिप्स का कैलकुलेशन, मतलब इक्लिप्स किस तरीके से होता है। आप देख रहे हो कितना टाइम पहले की बात है, और उस टाइम पे इन्होंने ये बता दिया था कि शैडो मतलब शैडो है वो कारण जिसके कारण इक्लिप्स होता है। और ऑर्थोडॉक्सी अभी भी कई लोग अब यही सोचते हैं कि सूरज को अगर सोलर इक्लिप्स हो रहा है तो सूरज को कोई राक्षस खा जाता है, तो उस टाइम पर हमें व्रत रखना चाहिए और पूजा करनी चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी छोड़ दे। लेकिन उन्हें उस टाइम पर बताया कि नहीं, ये कारण है, शैडो आ जाती है, कोई अगर सोलर इक्लिप्स हो रहा है तो अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, तो पूरा रिफ्लेक्शन सन का नहीं आ पाता है, तो दैट वो इक्लिप्स, तो ये उन्होंने उस टाइम पर बता दिया था। देन अरब्स की जो मैथमेटिक्स है उसे हिंदी सेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सारी मैथमेटिक्स इंडिया से ही सीखी थी। देन कम्स आर्यभट्टा के बाद दूसरे नंबर आता है ब्रह्मगुप्त। 7th सेंचुरी एडी के में इन्होंने किताब लिखी ब्रह्म स्फुटा सिद्धांतिका, और इन्होंने इसमें 0 का मेंशन किया है, नेगेटिव नंबर का मेंशन किया है, पॉजिटिव नंबर का मेंशन किया है। तो नेगेटिव नंबर को ऋण, डेप, मतलब थोड़ा कह सकते हैं खराब मानते हैं वैसे, और पॉजिटिव नंबर को फॉर्च्यून मानते हैं। ये मतलब ऐसा कुछ रिलेट करने की कोशिश करी है इन्होंने। 9th सेंचुरी में एक और मैथमेटिशियन हुए हैं महावीराचार्य। इन्होंने किताब लिखी गणित सारा संघारा। गणित सारा संघारा ये पहली टेक्स्ट बुक है जो अरिथमेटिक से डील करती है, और इसमें एलसीएम जो 6th-7th क्लास में हम पढ़ते हैं उसका मेंशन दिया हुआ है। अभी हम पढ़ते हैं कि जॉन नेपियर ने इसकी डिस्कवरी करी है, लेकिन 9th सेंचुरी में महावीराचार्य की किताब गणित सारा संघारा में ये मेंशन है। देन कम्स भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में किताब लिखी है सिद्धांता शिरोमणि। इसके 4 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन लीलावती जो अरिथमेटिक से डील करता है, दूसरा सेक्शन बीजगणित जो अलजेब्रा से डील करता है, और तीसरा सेक्शन गोलाध्याय जो स्फीयर्स से डील करता है, और चौथा सेक्शन, आखिरी सेक्शन, ग्रह गणित जो मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स से डील करता है। और इसमें ही आपको चक्रवात मेथड, साइक्लिक मेथड, अलजेब्रा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लीलावती में आपको दिख जाता है। लीलावती बहुत इंपॉर्टेंट किताब है कि इसे 19th सेंचुरी में जेम्स टेलर ने ट्रांसलेट किया है। मिडिवल पीरियड आ गया, अभी ये एंशिएंट की बात हो रही थी। मिडिवल पीरियड में क्या हो रहा है, नारायण पंडित हुए, इन्होंने किताब लिखी गणित कौमुदी और बीज गणित वतमसा। फिर आते हैं नीलकंठ सोमासुतवन, और इन्होंने किताब लिखी है तंत्र समग्रहारा, और इसमें टिक्नोमेट्रिक फंक्शन के रूल्स को बताया गया है। लीलावती को यहाँ फिर से ट्रांसलेट किया गया है फैजी के द्वारा, जो कि पर्शियन भाषा में किया गया है। ये अकबर की कोर्ट में काम करते थे, और इसके बाद ही अकबर ने ये क्या बोलते हैं ऑर्डर भी दिया था कि बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाई जाए, एजुकेशन सिस्टम में एक अलग सा सब्जेक्ट दे करके बच्चों को ये पढ़ाया जाना चाहिए। एस्ट्रोनॉमी में देखा जाए, ये तो हो गया आपका अलजेब्रा एंड ऑल। एस्ट्रोनॉमी देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने ऑब्जर्वेटरी एस्टेब्लिश करवाई थी दिल्ली में, और फिरोज शाह बहमानी ने दौलताबाद में एक ऑब्जर्वेटरी एस्टेब्लिश करवाई है, और सवाई जयसिंह ने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एस्टेब्लिश करवाई हैं, जो है दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। ये हो गया आपका मैथमेटिक्स। देन कम्स नेक्स्ट सब्जेक्ट मेडिसिन।
मेडिसिन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया का, कि वैदिक टाइम से ही जो लोग मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करते थे उन्हें काफी डिवाइन स्टेटस, काफी ऊंचा स्टेटस दिया गया है और उन्हें अश्वनी कुमारा कहा जाता था। मेडिसिन के गॉड हुआ करते थे, उन्हें गॉड कहा जाता था, नाम था धन्वंतरी। और अथर्ववेद वो पहली किताब है जिसमें डिसीज के बारे में आपको देखने को मिलता है, और डिसीज है उसका क्योर किस तरीके से करना है और क्या मेडिसिन है, ये सब आपको दिखाई देता है। लेकिन इसमें कॉज बताया गया है कि डेमन, कुछ बुरी शक्तियां होती हैं जो इंसान के अंदर एंटर कर जाती हैं, जिसके कारण आपको बीमारी होती है और उसको जादू टोना, मैजिकल चार्म्स वगैरह स्पेल से ठीक किया जा सकता है। ये आपको अथर्ववेद बताता है। लेकिन रेशनल सिस्टम देखा जाए मेडिसिन में, तो वो डिसीज का 600 BC के बाद शुरू होता है। तक्षशिला और बनारसी मेडिसिनल लर्निंग के लिए के सेंटर बनकर उभरते हैं, काफी इंपॉर्टेंट से। और 2 इम्पोर्टेंट ट्रिटाइज, काफी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट से लिखी जाती हैं। पहली है चरक संहिता जो कि आयुर्वेद से डील करती है, ये चरक ने लिखी है। और दूसरी है सुश्रुता संहिता जो कि सर्जरी से डील करती है, इसे सुश्रुता ने लिखा है। दोनों को बाद में अरेबिक्स में ट्रांसलेट किया जाता है। इससे पहले भी, मतलब 600 BC में तो ये सब हुआ, इससे पहले भी ऐतरेय और अग्निवेशा ये पहले ही लिखी जा चुकी हैं। ये भी आयुर्वेद से डील करती थी, ये 800 BC के टाइम पर लिखी गई हैं। देन कम्स चरक संहिता, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि ये हैं क्या चीजें। तो चरक संहिता जो है वो डील करती है कि प्लांट और हर्ब्स जो है उनको मेडिसिन की तरह किस तरीके से यूज किया जा सकता है। आयुर्वेद बताता है, यहाँ पर चरक संहिता में बताया गया है कि आयुर्वेद कहता है कि बीमारी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद के 8 कंपोनेंट हैं। पहला है काया चिकित्सा, जनरल मेडिसिन, मतलब कोई छोटी मोटी दिक्कत आ रही है पूरी बॉडी में तो मेडिसिन नॉर्मल। दूसरा है कौमार्य भत्रा, बच्चों के लिए तो पीडियाट्रिक्स भत्या। शल्य चिकित्सा, सर्जरी करनी पड़े तो शल्य चिकित्सा। सालख्य तंत्र, ऑप्थेल्मोलॉजी, आंख कान नाक गले से रिलेटेड, नाक कान गले से रिलेटेड ENT। भूत विद्या, डेमोनोलॉजी, साइकेट्री, इसमें क्या बोलते हैं कोई स्पिरिट वगैरह का एंटर हो जाता है तो ये माना जाता था, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो भूत विद्या। फिर आ जाता है अगड़ तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी, कुछ जहर वगैरह पर पहुंच गया है। फिर आ जाता है रसायन तंत्र, एलिक्सर्स, ये कुछ एलिक्सर्स हैं। वजीकरण तंत्र, ये क्या बोलते हैं एफ्रोडिसियक्स, ये क्या बोलते हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे डील करेंगे। डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम के बारे में काफी इलेबोरेट तरीके से चरक संहिता में आपको देखने को मिलता है। और इसमें बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी को फंक्शन करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए 3 दोष बताए गए हैं। पहला है बाइल, दूसरा है फिल्म और तीसरा है विंड। कोई भी दिक्कत तब होती है जब इन तीनों में कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, ये बताया गया है। इसमें एम्फेसिस दिया गया है कि प्रिवेंशन कैसे करना है, क्योर पर उतना ज्यादा नहीं बताया गया है। और पहली बार चरक संहिता में आपको जेनेटिक्स का मेंशन मिलता है। सुश्रुता संहिता दूसरा है, और ये डील करता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मतलब ये सर्जरी करेगा और ठीक करेगा। सर्जरी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इसमें दी गई है। और ये एनाटॉमी ह्यूमन की समझने के लिए ह्यूमन की डेड बॉडीज को ऑपरेशन करते थे और उसमें डिटेल पढ़ाई करते थे कि ये ऐसे होता है, ये ऑर्गन इस तरीके से होता है। और सुश्रुता संहिता में आपको मेनली राइनोप्लास्टी जो कि प्लास्टिक सर्जरी है, और ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑपरेशन इजेक्शन ऑफ कैटरेक्ट, तो मोतियाबिंद का कुछ है तो वो बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। सर्जरी को ये शस्त्रकर्मा कहा करते थे। और बुद्धिस्ट मॉन्क, मतलब यहाँ ये ओरिजिनेट हुआ है और उसके बाद ये आयुर्वेदा तिब्बत और चाइना ट्रेवल किया है। मेडिवल पीरियड में सरंगधारा संहिता लिखी गई है, 13वीं शताब्दी में लिखी गई है, और ये डील करती है कि ओपियम, जिससे ये नशा वगैरह आप करते हो,
काफी सारी चीजें होती हैं। तो ये ओपीएम जो है इससे मेडिसिन का यूज, इसमें मेडिसिन को किस मतलब ओपीएम से मेडिसिन को किस तरीके से, और यूरिन एग्जामिनेशन लेबोरेटरी में कैसे होगा। और रस चिकित्सा सिस्टम जो है वो डील करता है कि डिसीज यूजिंग मिनरल मेडिसिन, तो मिनरल मेडिसिन को यूज करके बीमारी ठीक कैसे करी जा सकती है, ये रस चिकित्सा डील करता है। फिर आ जाता है यूनानी सिस्टम। यूनानी सिस्टम हमारे यहाँ का नहीं है, यूनानी सिस्टम ग्रीस से आया था, वहां से किताब आई थी फिरदौसो हिकमत जो कि लिखी थी अली बिन रब्बान ने, और यहाँ से इस किताब के माध्यम से यूनानी सिस्टम हमारे इंडिया में आता है। अब आ जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो पहले हम देखेंगे फिजिक्स। तो वैदिक टाइम्स में ऐसा कहा जाता है कि हर चीज जो यहाँ धरती पर है वो 5 भूतों से मिलकर बनी हुई है। तो 5 भूत क्या होते हैं, वो जिन्हें हम फील कर सकते हैं। तो पहला है अर्थ, मतलब पृथ्वी, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, अगर पानी डालते हैं मिट्टी में तो महक आती है मिट्टी की खुशबू। फायर, अग्नि हम देख सकते हैं। एयर, माया, हम फील कर सकते हैं। वाटर, अपा, हम टेस्ट कर सकते हैं। और ईथर, आकाश, हम सुन सकते हैं। बुद्धिस्ट फिलोसोफर ईथर, आकाश को पंचभूत में नहीं मानते हैं, कहते हैं कि वो हम फील नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने उसे रिप्लेस किया है लाइफ, जॉय और सॉरो से। और इसमें ही मतलब फिजिक्स में बताया गया है, यहीं से आया है कि परमाणु एक ऐसी चीज जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, और 5 डिफरेंट एलिमेंट्स के परमाणु के बारे में भी डिस्कशन आपको मिल जाता है। इंडिया के फिलोसोफर हुए हैं कन्नड़ फखुदा कात्यायन 6th सेंचुरी बीसी में। मतलब ये जो बताया गया परमाणु वाला सिस्टम वो 6th सेंचुरी बीसी के टाइम का है, और यहीं पे आया था एटम का नाम, मतलब आइडिया ऑफ एटम आता है कि किस तरीके से इन वर्ल्ड की हर चीज एटम से बनी हुई है, वो आता है। कन्नड़ ने कहा है कि एक एलिमेंट होता है, एक चीज है, जो वो क्या है, एक कान है जिसे हम देख नहीं सकते और उसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में एटम कहा जाता है 6th सेंचुरी में। अब आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को बहुत सारे नाम हैं, रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसविद्या, रसक्रिया। और कहाँ कहाँ हमने अप्लाई किया है केमिस्ट्री को, ये हम देखेंगे। तो पहला है मेटलर्जी, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल, डिस्टिलेशन ऑफ परफ्यूम, मेकिंग ऑफ डाइज एंड पिगमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर, प्रोडक्शन ऑफ पेपर, प्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर, कास्टिंग ऑफ कैनन एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजों में हम केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते थे क्या करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जी इंडिया में ब्रॉन्ज एज से ही शुरू हो गई थी। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कॉपर के बने हुए काफी सारे आर्टिफैक्ट्स आपको मिले हैं। डांसिंग गर्ल, कॉपर की डांसिंग गर्ल, और एक बुल का स्ट्रक्चर मिला है कॉपर का। तो ये सारी चीजें आपको वहां से मिली हैं, तो दैट शोज कि वहां पर इनका इस्तेमाल हुआ करता था, लोग जानते थे इसे बनाना। तो एरिया ऑफ स्मेल्टिंग ऑफ मेटल में देखा जाए तो एक्सपर्टीज थी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब आपको डायरेक्टली मेटल नहीं मिलता है, आपको ओर मिलता है, उससे आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना होता है और उसके बाद उसको कास्ट करना। तो ये सब का सब किसी मतलब नॉर्मल नहीं किया जा सकता है, ये टेक्निक्स हैं। बेस्ट एविडेंस ऑफ इंडियन मेटलर्जी जो है वो आयरन पिलर आपको मेहरौली दिल्ली में, और गौतम बुद्धा का आइडल सुल्तानगंज बिहार में, जो कि ओपन एयर में है, पानी और हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, फिर भी अभी तक उसमें रस्ट नहीं लगा है। और बहुत फेमस एल्केमिस्ट हुए हैं एंशिएंट टाइम में, नागार्जुन नाम था उनका। ऐसा कहा जाता था कि उनके हाथों में जादू है, वो किसी भी मेटल को सोने में बदल दिया करते थे। रियलिटी थोड़ा सा इधर उधर है कि वो सोने में नहीं बदलते थे, वो किसी पीली दिखने वाले मेटल में बदल देते थे। तो ये मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो
इनके पास वो कला थी कि वो किसी भी मेटल को पीली दिखने वाली वस्तु या कहा जाता था कि सोने में बदल देते थे। और इन्होंने किताब लिखी है रस रत्नाकार, जिसमें आपको लिक्विड्स का प्रिपरेशन, मेनली मर्करी का, सर्वे ऑफ मेटलर्जी, एल्केमी और एलेक्सर, लाइफ मतलब इम्पोर्टेंट दवाई मर्करी से किस तरीके से बनेगी। उन्होंने किताब और लिखी है उत्तर तंत्रा, जो क्या बोलते हैं सुश्रुता संहिता से काफी मिलती जुलती है और ये मेडिसिनल ड्रग्स के प्रिपरेशन से डील करती है। यूज ऑफ पेपर इंडिया में मिडिवल पीरियड से शुरू हो गया था और कश्मीर, पटना, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद और मैसूर इसके सेंटर हुआ करते थे। और मुगल आए, उसके बाद गन पाउडर भी आया। आपको याद कर लेना चाहिए कि बाबर आए तब हमारे पास गन पाउडर आया और हमने फिर गन और कैनन बनाना शुरू किया, गन पाउडर बनाना शुरू किया। तो जब मुगल आए उसके बाद वो अपने साथ गन पाउडर लेकर आए थे, तो हमने गन, तो सॉल्पेट्रे, सल्फर और चारकोल को डिफरेंट रेशियो में मिला करके हम गन पाउडर बनाया करते थे। कास्टिंग ऑफ कैनन को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया है तुजुके बाबरी में लिखा हुआ है। और आईने अकबरी डिस्कस करता है रेगुलेशन ऑफ परफ्यूम ऑफिस। अकबर के कोर्ट में एक परफ्यूम ऑफिस हुआ करता था, पूरा पूरा डिपार्टमेंट हुआ करता था जो परफ्यूम से डील करता था। जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और इकोलॉजी के बारे में अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा नाम आता है वराहमिहिर का। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। गुप्ता पीरियड में ये विक्रमादित्य राजा हुआ करते थे, उनकी कोर्ट में 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे विक्रमादित्य। इनके प्रेडिक्शन इतने ज्यादा एक्यूरेट हुआ करते थे कि राजा ने इन्हें नाम दिया था वराह। और इनके क्लेम्स, इन्होंने कुछ बताया था कि अगर टर्माइट्स मतलब दीमक और पौधे अगर किसी एरिया में हैं, मतलब उस एरिया में पानी है। ये अभी तो हम समझ सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर ये काफी बड़ी बात थी कि लोग ये समझ पा रहे हैं। और लिस्ट ऑफ, उन्होंने कुछ लिस्ट दी थी कि 6 एनिमल और 36 पौधे, इनमें से अगर कुछ भी है तो इनकी प्रेजेंस इंडिकेट करती है कि उस एरिया में पानी है। और एक किताब लिखी थी इन्होंने, बृहद संहिता कहा जाता है। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताई थी और वो था कि अर्थक्वेक अगर आता है तो उससे आने के पहले काफी बदलाव होने लगते हैं, कुछ अलग सा हो जाता है आपका वातावरण और आप अपने वातावरण को देखकर समझ सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो पौधों में अलग तरीके का कुछ होता है और कुछ एनिमल्स अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर अलग दिखता है, अंडर सी एक्टिविटीज बदल जाती हैं और क्लाउड का फॉर्मेशन कुछ अनयूजुअल सा होता है जब अर्थक्वेक आने वाला होता है। इनका कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र में भी काफी ज्यादा है। शिप बिल्डिंग और नेविगेशन देखेंगे अगर, तो संस्कृत और पाली लिटरेचर में शिप बिल्डिंग और नेविगेशन को काफी ज्यादा मेंशन मिला है। एंशिएंट टाइम से ये लिखा जाता रहा है। सत्यनारायण पूजा काफी पुराना टेक्स्ट है और उस टाइम पर मेंशन है कि सी मर्चेंट हुआ करता था, वो कॉच हो जाता है स्टॉर्म में, फिर वो प्रे करता है और लॉर्ड सत्यनारायण उसकी लाइफ बचाते हैं लाइक। तो उस टाइम पर मतलब काफी टाइम से हम ये शिप बिल्डिंग करते रहे हैं, हम बनाएंगे तभी हम जाएंगे। और एक किताब है युक्ति कल्पातुरा, ये एक ट्रिटाइज है, संस्कृत में लिखी गई है और बहुत सारी टेक्निक शिप बिल्डिंग की इसमें मेंशन है एंशिएंट टाइम से जो फॉलो होती चली आ रही हैं। इसमें माइन्यूट डिटेल कि कौन से तरीके का शिप, बहुत तरीके के शिप हैं और अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग मटेरियल यूज करना है, कौन से टाइप का मटेरियल कितना यूज करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आपको इस किताब में मिल जाएंगी। शिप जो है प्राइमरीली 2 क्लासेस में डिवाइड होता था। पहला है सामान्य या ऑर्डिनरी क्लास और दूसरा है विशेष स्पेशल क्लास। और इसमें भी सब क्लासेस होते हैं, मैंने मेंशन नहीं किया है। और सर्वमंदिरा वेसल मतलब रॉयल वोएज और हॉर्सेस, यहाँ पर राजा और उससे रिलेटेड
सामान यहाँ रहेगा और राजा अगर जा रहा है तो वो रहेगा, हॉर्सेस रहेंगे। मध्य मंदिरा ये केबिन है, ये मिडिल में होता है, यहाँ पर प्लेजर ट्रिप्स के लिए ये सेक्शन बनाया जाता है। और अग्र मंदिरा ये वेसल है जहाँ पर वॉरफेयर से रिलेटेड सामान रहता है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन 1 कंसिडर कर सकते हैं, एंशियंट टेक्स्ट में इसमें कौन सा शिप बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो आप आंसर दीजिए। दूसरा है कि आपका फॉलोइंग वेसल वॉरफेयर में कौन सा जो वेसल है वो वॉरफेयर के लिए है शिप में, तो वो आप आंसर कीजिए। और मेंस के लिए ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसका आंसर लिख सकते हो।